हेलो फ्रेंड्स, निधि नर्सिंग में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ा था। ये वाले वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को हम पहले वन बाय वन करके रीड आउट करेंगे, फिर आगे इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सारे पॉइंट रीड आउट करके बताऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा therapeutic relationship. Second one is family advocacy and caring. Third is disease prevention and health promotion. Fourth is health teaching. Fifth is injury prevention. Sixth, support and counseling. Seventh, coordination and collaboration. Eighth, ethical decision making. अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारे पॉइंट्स को वन बाय वन करके रीड आउट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमने देखा था थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। अब इसका मीन क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन अब हम रीड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज द एसेंशियल फाउंडेशन फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी नर्सिंग केयर। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो नर्स और पेशेंट के बीच में डेवलप होता है। ट्रस्ट का रिलेशनशिप, क्योंकि नर्स काफ़ी टाइम पेशेंट के साथ में रहती है, तो जिससे अपनी प्रेजेंस के साथ साथ जो पेशेंट का पेन होता है, एंजाइटी होती है, उसे वो दूर करती है। तो जो उनके बीच में, जो पेशेंट और नर्स के बीच में जो एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, उसे ही हम थेराप्यूटिक रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीडियाट्रिक नर्सेस नीड टू हैव मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली। पीडियाट्रिक जो नर्सेज होती हैं, जो चिल्ड्रन और उनकी फैमिली के साथ में जो बीच में उनके जो कनेक्शन बनता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि जो पेशेंट है, उनकी फैमिली है, नर्स के साथ में कंफर्ट फील कर सके। नेक्स्ट है एक्सप्लोर फैमिलीज स्ट्रेंथ एंड नीड इन एन एफर्ट टू इंक्रीज फैमिली इन्वॉल्वमेंट। नर्स इसके साथ साथ ये भी देखती है जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, जो उसकी फैमिली है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, मीन्स उनकी फैमिली में माहौल कैसा है, क्योंकि जो फैमिली का माहौल होता है वो जो पेशेंट होता है उसकी रिकवरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये भी देखना है कि उनकी फैमिली में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो पेशेंट की रिकवरी में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसका भी एक्सप्लोरेशन बहुत ज़रूरी है नर्स को करना। इन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप वेल डिफाइंड बाउंड्रीज सेपरेट द नर्स फ्रॉम द चाइल्ड एंड फैमिलीज। एक नर्स और पेशेंट के बीच में कुछ बाउंड्रीज भी होती हैं। नर्स बहुत फोर्सफुली पेशेंट या उनकी फैमिली से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती है या कुछ फोर्सफुली करने के लिए नहीं कह सकती है। तो कुछ बाउंड्रीज होती है जिसका नर्स को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है दीज बाउंड्रीज आर पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल एंड प्रमोट द फैमिलीज कंट्रोल ओवर द चाइल्ड्स हेल्थ केयर। ये बाउंड्री पॉजिटिव होनी चाहिए। नर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बाउंड्री में रहकर पेशेंट को कैसे ट्रस्ट में, सबसे पहले तो एक ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए जिससे पेशेंट और उनकी फैमिली इजीली अपनी बातें, अपने ओपिनियन नर्स के साथ में शेयर कर सकें, जो पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली एडवोकेसी एंड केयरिंग। इसमें जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है एडवोकेसी इन्वॉल्व्स ensuring the families are aware of all available health services, treatment, information and procedure। जो भी नर्स होती है उनको फैमिली से कांटेक्ट करके उनको जो भी हॉस्पिटल में जितनी भी हेल्थ सर्विसेज होती हैं, पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, पेशेंट की जो डिसीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन या क्या प्रोसीजर डॉक्टर या नर्सेज करने वाले हैं, सारा उनकी फैमिली को डिफाइन करना चाहिए। उनकी फैमिली को सब कुछ पता होना चाहिए
उनके ट्रीटमेंट के बारे में, उनके डिसीज के बारे में, हर चीज़ के बारे में जो भी वो प्रोसीजर पेशेंट के साथ यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एज नर्सेज केयर फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज दे मस्ट डेमोस्ट्रेट केयरिंग, कंपैशन एंड एम्पैथी फॉर अदर्स। जो नर्सेज होती हैं, जो जब वो फैमिली और चिल्ड्रन के साथ में कनेक्ट करती हैं तो उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए, उन्हें हर चीज़ का पेशेंट की ध्यान रखना चाहिए, उनकी जो फिजिकल नीड है, उनकी इमोशनल नीड है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो उनको केयर प्रोवाइड कराई जा रही है जेन्युइन केयर होनी चाहिए, यानी कि पेशेंट का जो फीडबैक हो पॉजिटिव होना चाहिए। जो भी उनको स्ट्रेस या पेन हो रहा है पेशेंट को, वो उससे उनको रिलीफ मिलना चाहिए। तो जो भी फीडबैक मिलता है वो हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एस्पेक्ट्स ऑफ केयरिंग इन बॉडी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एट्रोमेटिक केयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद पेशेंट। एस्पेक्ट्स ऑफ केयरिंग इन बॉडी का मीन्स क्या है, पेशेंट की हमें केवल बॉडी को नहीं सही करना है, ये भी ध्यान रखना है पेशेंट की कुछ फिजिकल नीड होती हैं, कुछ इमोशनल नीड होती हैं, और उसकी सोशल नीड क्या है, स्पिरिचुअल नीड्स क्या है, इन सब का भी ध्यान रखना है। फिजिकल नीड कैसी होगी, क्योंकि पेशेंट को कोई पेन तो नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट के दौरान, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इमोशनल, क्योंकि जो पेशेंट होता है जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है कोई भी पेशेंट, तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से सेपरेट हो जाता है, जिससे एक ट्रॉमा से वो उस टाइम गुजर रहा होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उनकी इमोशनल नीड का भी ध्यान रखना है। सोशल, यानी कि फ्रेंड और जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हमेशा कांटेक्ट में रखना है पेशेंट को, ताकि वो रिलीफ फील कर सके, उसका स्ट्रेस कम हो सके पेशेंट का। और स्पिरिचुअल नीड क्या है कि पेशेंट का एक बिलीफ होता है कि किस चीज़ में वो बिलीव करते हैं, तो उनकी वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना है। कोई भी नर्स को कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो पेशेंट की जो स्पिरिचुअल नीड है, जो एक इमोशंस है, वो उनको हर्ट हो या स्ट्रेस फील करे। नेक्स्ट है हमारा, अब इस पॉइंट में आप देखिए एट्रोमेटिक केयर। एट्रोमेटिक केयर का मीन होता है कि जब पेशेंट अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड से जब सेपरेट होता है, तो एक ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, तो उस टाइम जो उनको केयर प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे उनका स्ट्रेस, एंजाइटी या जो पेन हो रहा होता है उनको, वो कम हो सके, उसे हम एट्रोमेटिक केयर कहते हैं। और एक बीच में एक ट्रस्ट हमें पेशेंट और नर्स के बीच में डेवलप होना चाहिए, जिसे हम थेराप्यूटिक रिलेशनशिप कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड पर्सनेबल केयर शोइंग पर्सनलाइज केयर फॉर द चिल्ड्रन टू पेरेंट्स। पेशेंट के हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, एक पर्सनल केयर प्रोवाइड करानी चाहिए, जिसमें पेशेंट का हाइजीन आनी चाहिए। जो भी उनकी हेल्थ डाइट है, वो डाइट प्लान फैमिली को देना चाहिए, ताकि वो चीज़ फॉलो हो सके, जिससे पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा डिसीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। फर्स्ट पॉइंट है, एवरी नर्स इन्वॉल्व्ड इन केयरिंग फॉर चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। इस पॉइंट का ये मतलब है कि सारी नर्सेज, जितनी भी नर्सेज हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, उन सबको पता होना चाहिए कि पेशेंट को कौन सी डिसीज हुई है, डिसीज की इम्पोर्टेंस क्या है, जो जितने भी डिसीज प्रिवेंशन है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्थ प्रमोशन के बारे में सबको पता होना, हेल्थ जो भी डिसीज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं नर्स को सब कुछ पता होना चाहिए। क्या प्रिवेंशन है, क्या प्रोसीजर हमें इसमें फॉलो करना है, क्या उनकी डाइट होनी चाहिए, सारी चीज़ें नर्सेस को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अ नर्सिंग केयर प्लान मस्ट इंक्लूड अ थ्रू असेसमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड ग्रोथ and development, including nutrition, immunization, safety, dental care, socialization, discipline and education. नर्स जब अपना एक नर्सिंग केयर प्लान रेडी करती है, तो उसमें उनको सारी पॉइंट्स को इंक्लूड करना है जो चाइल्ड ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। जैसे उनके न्यूट्रिशन के बारे में पूरी उसमें हमें असेसमेंट में शो करना है, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है, सेफ्टी मेजर्स जितने भी होते हैं उन सब सारी चीज़ों के बारे में बताना है, डिसिप्लिन की जो चिल्ड्रन होते हैं उनको कैसे डिसिप्लिन में रखा जाए, एजुकेशन, प्रॉपर उनकी एजुकेशन भी डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसी इन सारी चीज़ों को जो नर्सिंग केयर प्लान में ऐड करना है एक बेटर नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा
If problem are identified, the nurse intervenes directly or refer to the family to other healthcare provider or agency. प्रॉब्लम का पता चलने के बाद कि पेशेंट को कौन सी डिसीज है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद नर्स डायरेक्टली फैमिली से कांटेक्ट करके या जो हेल्थ एजेंसीज होती हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके ये नर्स पता लगा सकती है कि और कौन कौन सी केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएं जिससे जो पेशेंट की रिकवरी है वो फास्ट हो सके और एक बेटर केयर हम उस पेशेंट को दे सके। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ टीचिंग। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है हेल्थ टीचिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम फैमिली एडवोकेसी एंड प्रिवेंशन। जो हेल्थ टीचिंग है वो फैमिली के साथ होनी चाहिए, जिसमें हम फैमिली के बारे में जो फैमिली हमें उसमें फैमिली के बारे में बात करनी है कि पेशेंट को कौन सी डिसीज़ हुई है, उनके सारे प्रिवेंशन के बारे में डिस्कशन करना है अपनी हेल्थ टीचिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्थ टीचिंग मे बी द नर्सेज डायरेक्ट गोल सच एज ड्यूरिंग पेरेंटिंग क्लासेस और मे बी इनडायरेक्ट सच एज हेल्पिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड और डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट। हेल्थ टीचिंग जब नर्स प्रोवाइड कराती है तो ये नर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो पेरेंट्स है, जो उनकी फैमिली है पेशेंट की, वो उनके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करा रही है कि इनडायरेक्टली उनकी हेल्प करके या जैसे डाइट प्लान तैयार करके कोई वीडियोस के बारे में बताकर उनकी नर्स वो कैसे उनको हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करा रही है इज डिपेंड ऑन नर्स। नेक्स्ट है हमारा इंजरी प्रिवेंशन, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है nurse play an important role in preventing injury by using a development approach to safety counseling for parents of children of all ages. नर्स एक इंजरी प्रिवेंशन में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें वो पेरेंट्स के साथ में काउंसलिंग करके सारे सेफ्टी मेजर्स को डिस्कस करती है, सारे इंजरी प्रिवेंशन की जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबको पेरेंट्स के साथ में नर्स जो होती है डिस्कस करती है। काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपस में नर्स और जो पेशेंट होते हैं, जो फैमिलीज होती है, उनके ओपिनियन आपस में शेयर होते हैं। इसमें नर्सेज जो होती हैं सारे एज ग्रुप के पेरेंट्स को ले सकती हैं, सारे पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकती हैं अपनी नर्सिंग जब वो टीचिंग या इंजरी प्रिवेंशन के बारे में जब डिस्कस कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा realizing safety concern for a young infant are completely different than injury risk of adolescent. नर्स को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जो एक यंग इन्फेंट और जो एडोलसेंट होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है, इंजरी प्रिवेंशन जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होगा तो जो उसकी इंजरी प्रिवेंशन में जो चीज़ें हम जो प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे वो अलग होगा। लेकिन अगर उसी ज़्यादा एज ग्रुप का कोई बच्चा है तो उसमें जो हम सेफ्टी मेजर्स जो हम इंजरी प्रिवेंशन की प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट होगा छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए नर्स को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द नर्स डिस्कस एप्रोप्रिएट इंजरी प्रिवेंशन टिप विद पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। नर्स जब नर्स चिल्ड्रन या उनके पेरेंट्स से जब कांटेक्ट करती है तो उनको सारे अप्रोप्रिएट जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट्स को फ्रीली डिस्कस करना चाहिए फैमिली को, ताकि फैमिली को भी पता चल सके कौन कौन से हम प्रिवेंशन, कौन कौन से हम सेफ्टी मेजर्स यूज़ कर सके जिनसे बच्चों को इंजरी से बचाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा सपोर्ट एंड काउंसलिंग। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है अटेंशन इमोशनल नीड रिक्वायर सपोर्ट समटाइम काउंसलिंग। काउंसलिंग से क्या होता है, कई बार जो इमोशनल नीड्स होती है वो पूरी हो जाती है। कई बार इमोशनल हमें पता चलता है जब हम फैमिली या पेशेंट से जब हम काउंसलिंग करते हैं तो कई सारे ओपिनियन, अपने व्यूज़ आमने सामने जब एक दूसरे शेयर होते हैं तो बहुत सारी इमोशनल नीड्स होती है। एक जो पेशेंट होता है वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द नर्स कैन सपोर्ट बाय लिसनिंग, टचिंग, बाय बीइंग फिजिकल प्रेजेंट।
नर्स जो पेशेंट को कैसे बेटर फील करा सकती है उसकी उसकी सारी बातें सुनकर, उसके टच में रहकर, कि पेशेंट को लगे मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, अगर मैं अपनी फैमिली या फ्रेंड से अलग हूँ, लेकिन है नर्स है यहाँ पे जो मेरी केयर बहुत अच्छे से, और मेरे मन में अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई मुझे पेन हो रहा है या प्रोसीजर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इजिली नर्स से शेयर कर सकता हूँ। एंड बीइंग फिजिकल प्रेजेंट, नर्स को टाइम टू टाइम पेशेंट के साथ में बिल्कुल प्रेजेंट रहना है ताकि जो पेशेंट है वो लोनली फील ना करे, एंजाइटी फील ना हो, उसे स्ट्रेस फील ना हो, इसलिए फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा काउंसलिंग इन्वॉल्व्स a mutual exchange of ideas and opinion that provide a basis for a mutual problem solving। काउंसलिंग में क्या होता है, जब नर्स और पेशेंट के बीच में जब काउंसलिंग होती है, या पेरेंट जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जब उनके बीच में काउंसलिंग होती है तो आपस में ओपिनियन और आइडियाज शेयर होते हैं, जिससे जो एक ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो तो वो प्रॉब्लम म्यूचुअली सॉल्व हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, काउंसलिंग नॉट ओनली हेल्प्स रिसॉल्व अ क्राइसिस और प्रॉब्लम बट ऑल्सो इनेबल द फैमिली टू अटेन अ हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग, ग्रेटर सेल्फ स्टीम एंड क्लोजर रिलेशनशिप। काउंसलिंग केवल इसलिए नहीं होती कि कोई अगर पेशेंट को डिसीज है केवल उस डिसीज को ट्रीट करना है या उस प्रॉब्लम को केवल हटाना है, नहीं, उस प्रॉब्लम को हमें जड़ से हटाना है। जब हम फैमिली से काउंसलिंग या उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, जब उनके साथ हम काउंसलिंग करते हैं तो जो हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा रहे होते हैं उसमें बहुत हेल्प मिलती है और बेटर से बेटर हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि हमें पेशेंट की सारी वीकनेस और सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या वीक पॉइंट हमें सब पता चल जाते हैं काउंसलिंग से। तो हम उसी हिसाब से पेशेंट को जब ट्रीटमेंट देते हैं तो जल्दी से जल्दी पेशेंट की रिकवरी भी होती है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उसमें जो नर्सिंग टीम होती है या जो जो हमारी डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज होती हैं, उनके बीच में आपस जो हमारी हेल्थ केयर टीम होती है उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द नर्स एज अ मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम कोलैबोरेट एंड कोऑर्डिनेशन नर्सिंग केयर विद द केयर एक्टिविटी ऑफ अदर प्रोफेशनल। नर्स जो होती है वो हेल्थ केयर टीम की मेंबर होती है। नर्सिंग केयर जो नर्सेज होती हैं अपना पूरी तरह से कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन हेल्थ केयर टीम के साथ उन्हें करना होता है, जिससे जो एक्टिविटी है, एक केयर एक्टिविटी जो पेशेंट को प्रोवाइड कराई जा रही है वो प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड कराई जाए पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक केयर कैन बी रियलाइज्ड थ्रू अ यूनिफाइड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बाय being aware of individual contribution and limitation and collaborating with other specialists to provide high quality health services। यहाँ पे होलिस्टिक केयर का मीन्स है कि पेशेंट को हमें केवल उसकी बॉडी को नहीं ट्रीट करना है, उसे अंदर उसकी जो विल पावर है उसको भी स्ट्रॉन्ग रखना होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि पेशेंट उस टाइम अपने ट्रीटमेंट के टाइम बहुत स्ट्रेस फील कर रहा होता है, एंजाइटी फील कर रहा होता है। तो ये सबसे इन सब चीज़ों की भी नर्स को केयर करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो पेशेंट हो वो वीक फील ना करे, उसकी जो विल पावर है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। केयर कैन बी रियलाइज थ्रू अ यूनिफाइड, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, सारी चीज़ों को पता होना कैसे कौन सा प्रोसीजर कैसे फॉलो होना है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मीन्स है कि अगर किसी को कुछ भी पता है ट्रीटमेंट में, हम बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, बहुत सारी स्टडी को हम यूज़ करते हैं, जिससे कि जो पेशेंट की जो एक ट्रीटमेंट जो पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल रहा है वो और बेटर से बेटर ट्रीटमेंट उसको मिल सके। और जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, जितने भी उस टीम मेंबर्स होते हैं, जितने भी ट्रीटमेंट के दौरान जितने भी टीम मेंबर्स आपस में काम कर रहे होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर टीम मेंबर का अपनी एक ड्यूटी होती है, हर एक लिमिटेशंस होती है जिसको सबको पता होना चाहिए। और अगर हमें अदर हेल्थ केयर जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर हमें उनकी हेल्प चाहिए तो वो ज़रूर हमें वो सर्विसेज पेशेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा एथिकल डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेरेंट्स, नर्सेस, फिजिशियन एंड अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स में मेक अ मोरली साउंड बाय फोकसिंग ऑन प्रिंसिपल लाइक। जब एक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उसमें पेरेंट्स हो, नर्सेज हो या फिजिशियन हो या अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स जो होते हैं, उन सबका अपना एक रोल होता है। तो कुछ प्रिंसिपल का सबको ध्यान रखना चाहिए कि एक पेशेंट का जब एक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, एक पेशेंट जब हॉस्पिटलाइज होता है या पेशेंट को कोई डिसीज होती है, तो पेरेंट्स हो, नर्सेज हो या फिजिशियन हो, तो सबको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ऑटोनॉमी, ये फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिख रहा है ऑटोनॉमी, इसमें पेशेंट का राइट को भी ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट क्या चाहता है, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन मालिफिशेंसी, द ऑब्लिगेशन टू मिनिमाइज और प्रिवेंट हार्म। जो भी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें अगर पेशेंट को कोई भी हार्म हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो उन सब चीज़ों को हमें रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है बेनिफिशियंसी, द ऑब्लिगेशन टू प्रमोट द पेशेंट्स वेल बीइंग। पेशेंट को जो हमें फीडबैक लेना है कि जो ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे रहे हैं वो पॉजिटिव है, पेशेंट को रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को उससे बेनिफिट ही होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है जस्टिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस। जस्टिस नाम से ही पता है फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो भी चीज़, जो भी हम ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, किसी भी तरह की पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो डिसीज के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उससे डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।